हेलो, मैं DNU की स्वागत करता हूँ आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये आपका एक क्लास 10th के लिए एक स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है। वो बैच का नाम क्या है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे उस बैच का नाम है आपका आरम बैच। क्या है आपका उस बैच का नाम, हमने क्या रखा है, आरम बैच। ठीक है, ये आपकी आरम बैच के क्लास 10th के लिए आपकी फ़र्स्ट वीडियो है। ठीक है, यहाँ से हम का क्लास 10th का यहाँ पर फर्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा कुछ नहीं, आपको बेसिक समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे जो आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, आप जो क्लास 9th में जो पढ़कर आए हो थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, जिससे आपका क्या जो आपका थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद हम क्या आपकी जो प्रश्नावली 1.1 है उसके सभी हम क्या एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि जो आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है उस दे रखा है वो क्या होती है। सभी एग्जाम्पल करने के बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप यहाँ पर देखेंगे जो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैंने बता दिया आपका क्लास 10th का आपका जो आरम बैच। ठीक है, आपने जो क्या एनरोल किया है। ठीक है, आरम बैच जो हमने क्लास 10th का, इसमें आपको क्या सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपका यहाँ पर जो मैं DNU की, ठीक है, तो आपको क्या मैथ पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैथ की आपकी कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट है, ठीक है, क्या दे रखा है आपका जो अध्याय आपका 1 है। क्या आपका अध्याय 1 आपका यहाँ पर जो अध्याय आपका एक दे रखा है वो क्या, वास्तविक संख्या। क्या है आपका वास्तविक संख्या। तो आपको यहाँ पर वास्तविक संख्या को समझने से पहले आपने जो क्लास 9th में पढ़ा है, ठीक है, क्लास 9th में पढ़ा है ना, तो कि वास्तविक संख्या एक कैसे बनती है ये आपको यहाँ पर मैं डायरेक्ट बताऊँ कि वास्तविक संख्या की परिमेय और अपरिमेय संख्या कोई या परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों ही होती हैं, वो क्या कहलाती हैं कि वास्तविक संख्या। लेकिन आपको मैं बताऊँगा कि परिमेय अपरिमेय किस तरीके से बनी। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो आपको जो आपने जो पढ़ा है, ठीक है, आपने क्या पढ़ रखा है हुए मैं इसका आपको रिवीजन करवा देता हूँ। आपने क्या जो क्लास 9th में अभी आप पढ़ के आए हो, ठीक है, ठीक है, इसका आपको यहाँ पर हम रिवीजन करवाते हैं। जैसे थोड़ा बहुत देख लेते हैं जिससे आपको क्या इन सभी की ज़रूरत जो आपके सभी है ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, और आपकी इस वाली आपका जो वास्तविक संख्या है आपका चैप्टर है रियल्स नंबर। इसमें एक और आपको चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी, यहाँ पर आपकी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की। क्योंकि ये पूरा ही जो पार्ट है वास्तविक संख्या किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका। एक आपको यहाँ पर क्या निकालेंगे, आपको LCM SCF, LCM और SCF निकालेंगे तो क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पर दिए होते हैं और निकालना है हमारे लिए। ऐसा उसमें पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और SCF ज्ञात कीजिए। तो उसमें आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की भी जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम आपको देखते हैं, क्या देखते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या देखते हैं हम, प्राकृतिक संख्या देखते हैं। क्या देखते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या देखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है यहाँ पर नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, और इसको हम क्या कैपिटल N से दर्शाते हैं। तो क्या प्राकृतिक संख्या होती क्या है, तो प्राकृतिक संख्या जैसे कि यहाँ पर मैं इसकी परिभाषा लिखूँ, गिनती वाली संख्या एक्चुअल में क्या कहलाती है, आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि और कहाँ से स्टार्ट होती हैं, आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं, जैसे कि 1 2 3 आपका 4 डेढ़ करके कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इसमें आपको ये जानकारी पता चल गई कि जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन लास्ट पता नहीं है कि कहाँ तक जाएंगी। जितना आप गिनती गिन सकें उतनी ही आपकी क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो आपको यहाँ पर बोलेंगे ऐसा भी आपको कभी कभी इसमें जानकारी आपने पढ़ रखा है वैसे क्लास 9th में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप होती है, कौन सी होती है, 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्या स्टार्ट ही 1 से होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर एक और थोड़ी परिभाषा के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलो आपके पास एक आपके रूम में बहुत सारी क्या बुक्स रखी गई, किताब रखी गई हैं, तो आप कैसे गिनोगे। तो किसी ने बोल दिया कि आप इन बुक्स को काउंट करो। ठीक है, तो कैसे गिनेंगे, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, तो आप गिनेंगे वो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 इस तरीके से गिनेंगे। जैसा तो नहीं करेंगे 0 बुक 1 बुक। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, 1 से स्टार्ट करते हैं। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं गिनती वाली संख्याएं वही क्या कहलाती है कि प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप क्लास में बैठे हो, क्लास में आपको बच्चों को काउंट करना है, तो आप ऐसे बोलेंगे कि मान के चलो 1 मतलब क्या आपका जो भी कोई रोहित 1 नंबर खड़ा हो जाए, सोहित 1 नंबर, पूजा, रीना, जो भी आप नंबरिंग से काउंट करके बताएंगे ना। ठीक है, तो आपको गिनती वाली संख्या एक्चुअली इसमें यही होता है आपका।
इसके बाद आपकी आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो इसकी परिभाषा होती है कि प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि हम 0 और मिला दिया जाए तो हमारे लिए क्या मिल जाता है? पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है होल नंबर्स। इसको हम कैपिटल W से दर्शाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें हम कुछ नहीं कहा था, 0 1 2 3 4 डैश करके आपको यहाँ पर आपको अनंत तक जाएगा, ठीक है। 4 के बाद आगे भी चलेगा 5 6 7 जितना आप गिन सकें, ठीक है। प्राकृतिक संख्या और आपकी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में जो अंतर होता है सिर्फ किसका अंतर होता है? 0 का। तो यहाँ पर आप इसमें समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखो कि इसमें जो डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस होता है? सिर्फ 0 का डिफरेंस होता है कि प्राकृतिक संख्या तो आपकी 1 से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। और पूर्ण संख्या आपकी स्टार्ट होती है 0 से। कहाँ से? 0 से। लेकिन यहाँ पर आपको एक और ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या में हमारी 0 नहीं होती और पूर्ण संख्या में हमारी क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसा आएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आपको 0 राइट उत्तर रहेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, इतना ही इसमें अंतर होता है, ठीक है। और आपने में से क्लास 9 बच्चेस को पढ़ा है, थोड़ा हम रिवीजन कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा में नहीं जाएंगे, डिटेल्स में नहीं समझाऊंगा मैं, क्योंकि आपने पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर इसमें क्या होता है कि पूर्ण संख्या के समूह में यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और जोड़ दिए जाएं तो हमारे लिए क्या मिल जाता है? पूर्णांक का एक समूह मिल जाता है। ये अब पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पूर्ण संख्या लूँ, 0 1 2 3 4, ठीक है। इस तरफ डैश करके चले जाएगा हमारा अनंत तक। और इसमें मैं क्या ले लूँ यहाँ पर आपके लिए, जैसे कि क्या प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर -1 -2 आपके -3, और ये भी आपका किस तरफ जाएगा? डैश करके अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए एक और बात मिलती है, क्या मिलती है कि हमारा जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में धन वाली संख्याएं भी होती हैं और ऋण वाली संख्याएं भी होती हैं, ठीक है। तो पूर्णांक में क्या होता है? धन वाली संख्याएं भी होती हैं और ऋण वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर जो कहलाएंगे ना, ये आपका कहलाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये आपका जिस तरफ से आपको दिख रहा है ना, ये धन वाली संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? ये आपकी कहलाती हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहलाती हैं आपकी? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये आपका कौन सा कहलाता है? धनात्मक पूर्णांक। इस तरफ जो संख्या होती हैं इनको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऋण वाली संख्याओं को जिस तरफ होती है इसको ऋणात्मक पूर्णांक और इस तरफ को धनात्मक पूर्णांक। लेकिन 0 होता है ना, तो 0 धनात्मक पूर्णांक में आता है ना ही ऋणात्मक में, ठीक है। 0 मतलब 0 में आप कैसा बोलेंगे? -0 तो नहीं बोलेंगे ना। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि पूर्णांक में दोनों ही तरह की संख्या होती हैं, धन वाली संख्याएँ भी और ऋण वाली संख्याएँ भी, ठीक है। ये आप यहाँ पर इतनी ही बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। इसके बाद आती है आपकी परिमेय संख्या। क्या आती है? परिमेय संख्या, ठीक है, यानी कि आपके रेशनल नंबर, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो इसमें आपको यहाँ पर परिभाषा होती है, आपको पता भी होगा कि वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जिसमें P/Q के रूप में, किसमें? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो Q होता है वह 0 के बराबर नहीं होता है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर नहीं होगा किसके? 0 की, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसमें पता होगा कि जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको बोला जाता है अंश। क्या बोला जाता है? इसको अंश बोला जाता है। और जो बटे वाली संख्या है इसको बोला जाता है आपका हर। मतलब आपका हर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पर उदाहरण दूँ मैं, जैसे कि 2 है और आपका 3 है, ये तो आपकी एक क्या परिमेय संख्या है। और आपकी यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, और आपको यहाँ पर मैं लिखूँ कि 3/0। 0 मतलब यहाँ पर Q का मान क्या होगा? ये आपका 0। तो ये आपकी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि किसी भी यहाँ पर जो आपका यहाँ पर 0 है, 0 का किसी में हम भाग देते हैं तो वो क्या बन जाता है? आपका अनंत बन जाता है, इसलिए आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। अगर इसका आप 0 में इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? अनंत। तो ये आपकी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ये आप समझ गए, ठीक है।
समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको कुछ इसके बाद भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर एक डाउट क्लास हमने क्या अलग से रखी गई है, और एक डाउट की जो भी हैं, आपकी जो भी डाउट आते हैं ना, उसका एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा। उस पर आप अपने सभी जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट हैं, आप उस पर शेयर कर सकते हैं। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे वहाँ से भी आपके डाउट सोल्व करवाने की, ठीक है। तो अगर जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँ 2, क्या आपने मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये हमने सिंगल लिख लिया 2, क्या सर ये भी एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल ही एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर P बटे Q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये आपकी एक परिमेय संख्या के रूप में आएगी, ठीक है। हम इसको और ज़्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि शांत कब होता है, अशांत कब होता है। क्या जब शांत होगा तो क्या परिमेय संख्या होगी, अशांत होगा कि जब परिमेय संख्या होगी, अशांत आवर्ती, शांत आवर्ती, आपने पढ़ा हुआ 9th में, ठीक है। तो आपने इतना तो पढ़ा है, उसको हम क्या ऐसा होगा तो मैं आपको एक आध क्लास एक्स्ट्रा लेंगे, उसमें आपको ये सभी क्या डिटेल्स में बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा अपरिमेय संख्या। क्या आता है हमारा अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या आता है तो अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? तो वे संख्या जिसे हम क्या P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाती हैं? आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। किसमें? वे संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ये हम साधारण तरीके से देखें कि रूट वाली संख्या ही क्या कहलाती हैं? हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या फिर आप कह सकते हो कि जितनी भी क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य की जो संख्या वो भी आपकी क्या कहलाती है? एक्चुअल में आपकी अपरिमेय संख्या ही कहलाती हैं। एक मान के चलो मैं अभाज्य संख्या कितना ले लूँ? 3। तो 3 में आपको क्या, इसका तो कोई नहीं, तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। रूट वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे रूट 5, रूट आपका 7, इसके बाद रूट 11, ठीक है। इस तरह की संख्या क्या कहलाती हैं? आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक कंफ्यूज होता है, ये आपका पाई होता है ना, पाई आपका एक अपरिमेय संख्या में आता है। और जो पाई की वैल्यू होती है, क्या होती है? पाई की वैल्यू आपकी यहाँ पर 22/7 हम लिख लेते हैं, में से 3.14 भी आपको लिखते हैं, वो कहलाती है परिमेय में आती है, और जे आपकी एक अपरिमेय में आती है। दोनों ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में शांत अशांत जो मैंने बोला है ना, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पर आपका इसमें क्या 10/5, ठीक है। ये आप यहाँ पर लिखूँ मैं 12/5। इसको आप यहाँ पर निकालोगे कितनी? 5 दूनी आपके 10, फिर आपका हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि 2.4। ये बताओ कैसी संख्या है? तो ये किस में आएगी? ये आपकी एक किस में आती है? परिमेय में, अपरिमेय में। तो इस टाइप मैंने बोला है ना आपको कि शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, तो ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। जो या तो आपको एक निश्चित के बाद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, वो वैसे आपको परिमेय में आता है। और जो चलता रहता है अलग अलग अंक के साथ, वो आपका अपरिमेय में आता है, ठीक है। अशांत मतलब अलग अलग नंबर के साथ। या आपको यहाँ पर जैसे कि बार बार जो 4 रिपीट होता है, हम क्या 4 के ऊपर बार लगा देंगे, तो ये भी आपका किस में आता है? परिमेय में आता है। आई होप को मैं जो आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है वास्तविक संख्या। तो यही तो हमारा चैप्टर है, इसी को तो हम समझ रहे हैं। आपका चैप्टर क्या है? हमारा वास्तविक संख्या। तो मैंने आपको इसलिए डायरेक्ट नहीं बताया कि वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता। तो अब हम जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, इस पे आते हैं। तो हमारा रियल्स नंबर्स वास्तविक संख्या क्या होता है? तो वास्तविक संख्या वो होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही प्रकार की संख्या होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। क्या? जिसमें परिमेय संख्या भी होती हैं, अपरिमेय भी संख्या होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि 2/3, 5/7 आपका, और इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर कि 3/5, ठीक है, पाई आप। इसके बाद यहाँ पर हम 22/7 लिख देंगे। इसके बाद आपको √3, √5, रूट इसके बाद 7, √11, ये सभी इसमें क्या परिमेय संख्याएं भी आ रही हैं और इसमें क्या अपरिमेय संख्याएं भी आ रही हैं। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? एक वास्तविक संख्या कहलाएगी, ठीक है। और दूसरी बात
इसमें मैं आपको यहाँ पर ये दोनों ही प्रकार की संख्या आपको पता क्या चला कि वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं आती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। लेकिन ऐसा मत कर लीजिएगा कि एक और मैं आपको यहाँ पर एक डाउट क्लियर करवाता हूँ, क्योंकि मैंने भी क्या काफ़ी टाइम से ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ मैं, क्या बच्चों के डाउट्स ऐसे ही आपको पता चल जाता है कि बच्चा पूछने वाला क्या है। तो आपके मन में एक डाउट आपको अवश्य आया होगा, यहाँ पर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि मैंने यहाँ पर बोला कि देखो, क्या मैंने सबसे पहले बोला था कि बताओ 2 एक परिमेय संख्या है क्या, फिर मैंने क्या बोला 2 एक परिमेय संख्या है क्या, तो मैंने बोला कि इसके बटे में तो हम 1 लगा सकते हैं, तो ये पी बटे क्यू के रूप में हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है। तो आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर मैंने लिखा आपका √7, सर √7 के बटे में भी तो हम 1 लगा सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसी गलती मत कर दीजिएगा। रूट में हम जो भी संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी, उसमें हम आपको बटे में 1 रखेंगे, तो ये क्या परिमेय संख्या के रूप में आपको नहीं आएगा, ये आपकी एक अपरिमेय संख्या ही भी कहलाएगी। भाज्य संख्याओं में हम बटे में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डाउट था जो मैंने आपको बताया। आपके मन में कभी कभी किसी स्टूडेंट्स के आ जाता है कि सर हम इसके बटे में भी तो 1 रख दें, तो ये तो सर ये भी तो परिमेय होगा, लेकिन ये आपका अपरिमेय में ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करते कि रूट के बटे में हम 1 रख दें, ठीक है। तो ये आपको जो मैंने कुछ आपका बेसिक जो आपको था कक्षा 9 में आप जो पढ़ कर आए थे, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमारे लिए किस में पड़ेगी, जो हम आपको यहाँ पर रियल्स नंबर वास्तविक संख्या वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी, आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की भी हमारे लिए ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपके लिए ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे लिए किसकी, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्या एक्चुअल में होती क्या है, तो भाज्य संख्याएं, तो मैं यहाँ पर आपको लिखूँ जैसे कि 4, 6, आपका 9, ठीक है, इस तरह की संख्या। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, मैंने आपको यहाँ पर बोला भाज्य संख्या में एक को छोड़कर जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, क्या होते हैं, एक को छोड़कर जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, वे आपकी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। तो आपको यहाँ पर पता है कि ये आपका यहाँ पर 4 है, 4 के किस से आपके यहाँ पर भाज्य है, तो आप कहेंगे सर ये तो इसमें क्या 1 को छोड़कर करना है, एक इसमें 2 से भी चला जाएगा सर भाग, और इसमें क्या 4 से भी चला जाएगा, तो इसके टोटल गुणनखंड कितने मिल जाएंगे हमारे लिए, 2। 1 को छोड़कर जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, क्या है भाज्य संख्या, 1 को छोड़कर जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। और आपको यहाँ पर आपके मन में अब आ रहा है कि सर 1, 2 और आपने सर 3 क्यों नहीं लिया, उसमें क्या सर तकलीफ थी, उन नंबर्स में क्या आपकी बुराई थी, या आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ, तो इसके आपको आप अभाज्य संख्या देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला डाउट आपका क्लियर होगा, क्या अभाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ पर आप अभाज्य संख्या को समझेंगे जब आपको पता चलेगा अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या के लिए यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर हम लिखें कि 2, 3, 5, 7, इसमें लेकर मैंने बताऊं, इसमें मैंने क्या परिभाषा बोली, इसको 1 को छोड़कर जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो क्या कहलाती हैं आपकी भाज्य संख्याएं। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसको, किसको, 2 को कितने गुणनखंड हैं, इसमें किससे भाज्य, या तो देखो, या तो 1 से, 1 में देखो 1 से तो सभी में भाग जाता है, ठीक है। तो इसको हम 1 तो यहाँ पर नहीं लेंगे, इसमें किससे भाज्य, सिर्फ स्वयं संख्या से, इसमें भाग किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, 2 के अलावा इसमें कोई से भाग जाएगा नहीं, जाएगा, किसी से भाज्य नहीं है, ठीक है। क्या इसमें 1 से तो सभी में जाएगा, 3 में देखो, 3 में किससे जाएगा, सिर्फ 3 से ही जाएगा, 1 से तो सभी में जाता है, ठीक है। 5 में भी किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा, और 7 में किससे जाएगा, 7 में। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं अभाज्य संख्या में जिसका सिर्फ स्वयं संख्या से ही भाग जाता है, अन्य किसी संख्या से हुए विभाजित नहीं होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर 1 तो आपने लिया ही नहीं है, 1 क्या सर भाज्य में आएगा कि अभाज्य में, तो एक आप यहाँ पर नोट लगा लीजिएगा,
आप यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा, या आप यहाँ पर मैं अंडरलाइन भी कर लेता हूँ इसको, जैसे कि आपको यहाँ पर समझ में अच्छे से आएगा। देखो आप यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक ना तो आपका भाज्य संख्या की श्रेणी में आता है, ना ही आपका अभाज्य संख्या की श्रेणी में आता है। ठीक है, आप यहाँ पर एक और मैं आपको एक और यहाँ पर आप ऐसे भी याद कर लीजिएगा, क्या एक ना तो भाज्य संख्या की श्रेणी में आता है, ना ही अभाज्य की संख्या में से की श्रेणी में आता है। एक ना तो भाज्य होता है, ना ही आपका अभाज्य होता है। याद देखो, एक और मैं आपको इसको भाज्य और अभाज्य इनकी हमारे लिए ज़रूरत जानना पड़ेगी, तो आपको एक और तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये किस किस से भाज्य है आपका, यहाँ पर आप देखिएगा। देखो ये किस किस से भाज्य है आपका, देखो एक से चला जाएगा, इसमें किससे 2 और 1 से चला जाएगा, इसमें 3 और 1 से, इसमें क्या 1 से चला जाएगा, इसमें भी 1 से चला जाएगा। इसके कितने टोटल कितने गुणनखंड हो रहे हैं आपके, 2 हो रहे हैं। ठीक है, एक को मिलाकर बेस्ट, ठीक है, एक को लेते नहीं, एक को मिलाकर। इसके अगर हम एक को और मिला दिया जाए तो इसके कितने हो जाएंगे आपकी, 1 2 4 मतलब 3 हो जाएंगे। एक में सिर्फ क्या 1 से ही जाएगा, इसके तो टोटल 2, इसके भी 2 हो रहे हैं, इसके भी 2 हो रहे हैं। मतलब जिस संख्या से भी भाग, मान के 2 को हम कैसे ले रहे हैं, स्वयं से भी भाग जा रहा है और अन्य संख्या से मतलब भाग नहीं जा रहा है, 1 को छोड़कर। ठीक है, वो का कहलाता है आपका अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आप वैसे डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं कि देखो 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो भी किससे जाएगा, 1 से ही जाएगा। आप यहाँ पर 6 के यहाँ पर हम निकालें कितने चले जाएंगे, 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा और 6 से चला जाएगा। 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं तो ये आपकी भाज्य में आएगा। जिसके क्या होता है, जिसमें स्वयं से ही भाग जाता है वो आपका अभाज्य में आएगा। और एक ना तो भाज्य होता है, ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, इसमें अगर ज़्यादा हम करेंगे तो वैसे आपने पढ़ रखा है, डायरेक्ट कर सकते हैं आप, एक ना तो भाज्य होगा, ना ही आपका अभाज्य होगा। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा मैंने बता दिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमारे लिए पड़ेगी जो हम पढ़ाएंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय देखेंगे। तो आपको उसको भी समझना पड़ेगी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है। फिर हम सभी एग्जाम्पल करेंगे। इसके बाद हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको लिए दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। और आपको यहाँ पर एक होता है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने का उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं कि एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, या आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो इस टाइप के सवाल भी आपको बताएंगे जो हमारे लिए आगे आएंगे। तो आपको क्या, ये आपकी क्या थी, क्लास 1 थी, क्लास आपकी 1। ठीक है, तो क्लास 2 आपको क्या, देखो आप ऑनलाइन स्टार्ट तो कर देते हो। ऑनलाइन स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, चैप्टर के फर्स्ट में आना भी आसान होता है, लेकिन आपको कंटिन्यू रहना सबसे बड़ा, आपको यहाँ पर जो आपकी परसेंट को ऊपर तक ले जाएगा, हाई मतलब अच्छे से अच्छी परसेंट बनाएगा, वो आपका क्या बनाएगा, आपकी ईमानदारी। क्या बनाएगी, आपकी ईमानदारी बनाएगी। और आप अगर कंटिन्यू आपने वीडियो देख ली ना, और आपने बिल्कुल रिवीजन भी करवाएंगे, कंटिन्यू आप चलते रहना हमारे साथ में, तो आपका सिलेबस आसानी से ख़त्म हो जाएगा और आपको भी बिल्कुल कम मेहनत में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको कंटिन्यू रहना है। ठीक है, जो भी आपको वीडियो आए तुरंत उसको आपको देखना है, क्योंकि ऐप की कुछ समस्या के कारण, ठीक है, तो कुछ समस्या है, वो भी टेक्निकल टीम लगी है उसको सोल्व करने के लिए, इसलिए आपको लाइव क्लास अभी नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आपको लाइव क्लास मिलेंगे, उसमें आपको डायरेक्ट आपको जो भी डाउट है आप कमेंट कर भी तुरंत पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, उसके माध्यम से भी आप अपने डाउट हमारे तरफ मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप जो भी बनाएंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके डाउट हमारे लिए भेज सकते हो और हम उनको पूरी कोशिश करेंगे सोल्व करवाने के लिए। तो मिलते हैं जो भी आपकी क्लास 2 है उसमें। धन्यवाद।